हेलो एवरीवन। स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स और आरओ एआरओ रिव्यू असिस्टेंट रिव्यू या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा आने वाली है, उन परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। उस सीरीज का ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। हर एक में जो 25 क्वेश्चन है, ठीक है, तो अभी हम लोग 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 151 से लेकर 175 तक अगले 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये करंट के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या है, संकलन है। और इस सीरीज में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप पीसीएस का पेपर देखेंगे पुराना, या आप यूपीएससी का भी इवन पेपर देखेंगे, तो उस पेपर में एज इट इज क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे, ये डिस्कस करेंगे, वो आए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा चैनल पर यूपी स्पेशल जनरल स्टडीज, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स और इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ये सारे वीडियोस आप देख के अपनी पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा के लिए तैयारी को और जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों के लिए कौन सी तकनीकी विकसित की है? धातु आयनों को हटाने के लिए, ठीक है, उनको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए कौन सी तकनीकी विकसित की है? स्वच्छ, निर्मल, शीतल और अमृत। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये अमृत करके एक तकनीकी विकसित की है आईआईटी मद्रास ने धातु और आर्सेनिक को अलग करने के लिए। अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाई इंडियन टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा आर्सेनिक और धातु निष्कासन। ये तकनीकी क्या करेगी? नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है। और जब इस पानी से इस तकनीकी या इस डिवाइस के थ्रू जो है वो पानी गुजरता है, तो वो क्या करता है? आर्सेनिक को और धातु आयनों को क्या कर देता है? हटा देता है। और ये तकनीकी है, इसका प्रयोग घरेलू और सामुदायिक कम्युनिटी दोनों लेवल पर इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेनबोइम, शेख मुजीबुर रहमान और डेनियल बरेनबोइम, दलाई लामा और शेख मुजीबुर रहमान, अली अबू अब्बाद और शेख मुजीबुर रहमान। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये अली अबू अब्बाद और डेनियल बरेनबोइम, इन दोनों लोगों को जो है वो संयुक्त रूप से वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया गया है। बात करें वरेनबोइम की, तो ये वरेनबोइम जो है ये अर्जेंटीना में जन्मे एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक हैं, जबकि अली अबू अब्बाद हैं ये एक फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है इन दोनों व्यक्तियों को जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है उसके अहिंसक समाधान के लिए इजराइल और अरब दुनिया के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे, तो उसके समाधान के लिए पुरस्कार इनको दिया गया है। अगर बात करें पुरस्कार की, तो ये वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। और ये ऐसे व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण और विकास को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट या आउटस्टैंडिंग जो है अपना जो है योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाया जाएगा? गुरुग्राम, लखनऊ, बेंगलोर और पुणे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ को क्या है, लखनऊ में पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर बनाए जाने की योजना है। इसके लिए जो है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ में एआईसीटी के डिजाइन, विकास और संचालन के लिए एक ईओआई, ये ईओआई जिसका फुल फॉर्म है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने जारी किया है। और इस परियोजना के लिए सरकार क्या करेगी? नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसमें 40 एकड़ जमीन क्या कराएगी? उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको कुछ सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी, कुछ कैपिटल, कुछ लैंड वगैरह सब जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि शहर का अच्छे से विकास किया जा सके। अगला क्वेश्चन, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के चुनाव के बाद भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी? जो फीमेल वोटर्स होंगे वो नंबर्स में मेल वोटर से
ज्यादा हो जाएंगे। 2028, 2029, 2030, 2031। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, जो वर्ष 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे, उन लोकसभा चुनाव तक क्या हो जाएगी, भारत में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी। ये जो डेटा आया है, ये स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग, ठीक है, इकोनॉमिक रिसर्च जो डिपार्टमेंट है इनके, इसकी रिपोर्ट के अनुसार है। अगर बात करें 2024 में जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें करीब 33 करोड़ जो है वो महिला वोटर थे, और ये 49% थे टोटल वोटर्स के। जबकि 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद क्या होगा, महिला वोटर 37 करोड़ हो जाएंगे, जबकि पुरुष वोटर क्या होंगे, 36 करोड़, मतलब 1 करोड़ जो है वो महिला वोटर ज्यादा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में परदेशी वित्त प्रेषण, या जिसको रेमिटेंस भी आप बोलते हैं, का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है। फिलीपींस, भारत, चीन और मेक्सिको। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो वित्त प्रेषण है या रेमिटेंस है, तो अभी भी भारत क्या है, विश्व में सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है। और वर्ष 2023 में भारत को कितना मिला है, 125 बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। और ऐसे रेमिटेंस प्राप्त करके ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे रेमिटेंस की डेफिनेशन लिखी है। इसके अलावा भारत 125 बिलियन डॉलर, दूसरा स्थान प्राप्त किया है मेक्सिको ने, जिसको 67 अरब डॉलर जो है वो मिले हुए हैं। ठीक है, ये डेटा आप लोग देख लीजिए। अगर आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अदरवाइज हमने यहाँ पर अपना टेलीग्राम चैनल का जो है यूजर नेम दिया है, यूजर नेम है step_2_success। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो इनके माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं हमसे। और ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस सीरीज है, इसके अलावा और जो भी कंटेंट इस परीक्षा के लिए चैनल पर अवेलेबल है, वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप उसके लिए जो है हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरह से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 से कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश है। एक एजेंसी है, ठीक है, जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, वो सेंसेक्स और क्रेडिट लियोनेस सिक्योरिटीज एशिया, इनकी रिपोर्ट पर जो है वो आधारित है। रिपोर्ट किस पे, सेंसेक्स और क्रेडिट लियोनेस सिक्योरिटीज एशिया, CSLA की रिपोर्ट पर ये जो है, ये इनके आंकड़ों पर आधारित है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो जीडीपी के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। हालांकि जो सरकार के आंकड़े हैं, जो गवर्नमेंट का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश अभी भी क्या है, तीसरे स्थान पर है। बट इनके डेटा है सेंसेक्स के, उसके बेसिस पर यूपी क्या है, तमिलनाडु को क्रॉस करके भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये जो वीडियो है हमारा, ये यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो भी करंट है वो इसमें हमने सारा डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको यूपी का स्पेशल, यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का एक अलग से वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, इंडियन प्रीमियर लीग जो आयोजित होती है क्रिकेट की, जिन्हें केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है, उस खिलाड़ी का नाम बताना है। पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये मिचेल स्टार्क जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं और इनको आईपीएल की नीलामी में सबसे ज्यादा बोली प्राप्त हुई है। करीब 24.75 करोड़ रुपए में इनको कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने खरीदा है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। हो सकता है प्राइस पूछ लें, हो सकता है खिलाड़ी का नाम पूछ लें, हो सकता है टीम का नाम पूछ लें जिसने इनको खरीदा है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, पेसर हैं ये, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स या मल्टीनेशनल टास्क फोर्स ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन टास्क फोर्स का नाम है ये, का गठन किस खतरे से निपटने के लिए किया गया है? रूस और यूक्रेन विवाद को निपटाने के लिए, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के लिए, युद्ध के समय मध्यस्थता के लिए, और लाल सागर में हाउथी खतरे का मुकाबला करने के लिए। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है,
ये लाल सागर में जो हौथी विद्रोहियों का खतरा है उसका मुकाबला करने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। ठीक है, और ये टास्क फोर्स अमेरिका के नेतृत्व में बनी हुई है, जिसमें बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाएं जो है इसमें काम करेंगी। ठीक है, और ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि जो हाउथी विद्रोही हैं ये लाल सागर में जो है व्यापारिक जहाजों पर भी क्या कर रहे हैं, ये हमला कर रहे हैं, और ये मानते हैं कि इन जहाजों में जो क्रू है या इनसे जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो क्या है, इजराइल से संबंधित है, इस वजह से ये इन पर हमला कर रहे हैं। यहाँ मैप के थ्रू हमने आपको जो है वो रीजन भी बताया है, ये हाउथी विद्रोही जो है कहां पर सक्रिय है। तो ये आपका गल्फ ऑफ अदन है, ये आपका लाल सागर है। ठीक है, ये बाब अल मलडेव जल संधि है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है या किसने जीता है? विजय वर्मा, विनोद जोशी, संजीव और अरुण रंजन मिश्र। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये संजीव जी को वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, जिसमें संजीव जी को हिंदी के लिए मिला है और इनका उपन्यास है उसका नाम है मुझे पहचानो, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? नासिक, उज्जैन, भुवनेश्वर और वाराणसी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये बनारस में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का जो है वो उद्घाटन किया गया है और इस ध्यान केंद्र का नाम क्या है, स्वर्ववेद महामंदिर। ठीक है, ये वाराणसी के उमराहा में स्थित है स्वर्ववेद महामंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र या मेडिटेशन सेंटर है और इसका निर्माण विहंगम योग संस्थान द्वारा किया गया है और इस मंदिर में करीब 20,000 लोग एक साथ योग और ध्यान कर सकते हैं। मंदिर की ऊंचाई जो है वो 180 फीट है। बाकी आप लोग जो है वो मंदिर की तस्वीरें भी अगर इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, और चूंकि ये प्रश्न जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए इसको जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है उसमें इस तरह से डेटा हमने सिलेक्ट किया है कि अगर उसमें यूपी से रिलेटेड कुछ है तो उसको तो हमने डेफिनेटली इसका पार्ट बनाया है, और जो पुराना ट्रेंड रहा है आयोग का, यूपी पीसीएस का, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछता रहा है उसी ट्रेंड के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आपको परीक्षा में देखने को मिले होंगे, पुरानी परीक्षाएं जिन्होंने दी है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको जरूर देखें। साथ ही साथ आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आप हमें वीडियो को लाइक कमेंट करने के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट प्रयास। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए आईओएम द्वारा एक प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। इस प्रयास का पहले फुल फॉर्म देते हैं, प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। युवा और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायक प्रवासन को बढ़ावा देना, ये प्रयास का फुल फॉर्म है। और ये परियोजना भारतीय श्रमिकों और उन छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए शुरू की गई है। ठीक है, बात करें आईओएम या अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की, तो संगठन जो है ये जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसके जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक है MP पोप है। ठीक है, और ये एक यूएन एजेंसी या यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है जो मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को, माइग्रेशन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसके अलावा जो हमने 3 और नाम दिए थे, तो ये प्रोजेक्ट संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने हेतु भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा जो है वो DRDO द्वारा भारत इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर अपनी 350 किलोमीटर तक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली
विकसित करेगा। और जो 17A है, ये भारत द्वारा 7 युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा, जो वॉरशिप्स है उनका निर्माण किया जाएगा। तो ये भी जो है वो करंट से संबंधित है, जो संजय, प्रोजेक्ट कुशा और प्रोजेक्ट 17A। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ, गोरखपुर, बनारसी और बटेश्वर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये बटेश्वर और आगरा के बटेश्वर में ये पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। ये सेवा आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक क्या करेगी? राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, अगर यूपी के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो यूपी में अभी 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे परिचालन में है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बहुत चर्चा में रहा है, स्पेशली जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो बहुत से लोग जो है वो हवाई यात्रा के दौरान अयोध्या पहुंचे। तो पूछा जा सकता है कि इसका नाम जो है वो किसके नाम पर है? महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की हुई। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 1500 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद और ग्वालियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर। और ग्वालियर का जो ग्वालियर में किला है, किले में एक ताल दरबार है, उस ताल दरबार में करीब 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन करके क्या है, एक साथ बड़ी संख्या में तबला बजाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ घोषणा हुई है कि प्रति वर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम आयोजित था, इसका जो विषय या थीम था वंदे मातरम था, और इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगभग 1500 छात्रों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनकर उभरा है, प्रोड्यूसर बनकर उभरा है? चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, ये भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, और ये जो डेटा है इस्पात मंत्रालय का है, उनके अनुसार इस साल घरेलू इस्पात उत्पादन करीब 90 मिलियन टन रहा है। ठीक है, अगर बात करें पहले स्थान पर, तो पहला स्थान जो है वो चीन है, और चीन विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल या सैनिक स्कूल कहां खोला गया है? देहरादून, इंदौर, कलकत्ता और वृंदावन। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक विद्यालय जो है वो खोला गया है। ठीक है, मथुरा जिले के वृंदावन में। और ये स्कूल संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है, इस तौर पर ये खोले जाएंगे। ठीक है, और ये सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी मोड में जो है वो 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की पहल के तहत खोला गया है। और इसमें जो है वो सीबीएसई से संबंधित जो है वो पाठ्यक्रम होगा। और अभी जो बात की है उसमें लगभग 870 छात्राएं शिक्षण का अध्ययन का कार्य कर रही हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? PSLV B57, PSLV C58, PSLV D59 और PSLV E60। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये PSLV C58 द्वारा इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट या एक्सपोसैट को क्या किया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इस डेटा में आप देखेंगे इसमें 4 क्वेश्चन है। पहले तो डेट पूछी जा सकती है आपसे, सैटेलाइट का नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सारे जो है वो क्वेश्चन में ही और क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपोसैट जो है ये एक्स किरण ध्रुवण मापी या पोलैरीमीटर जो है उपग्रह लॉन्च किया है। और ये क्या करेगा, ये एक्सरे के ध्रुवीकरण और इसके ब्रह्मांडीय स्रोत जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। ठीक है, इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग 16 फिनांस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, गिरीश चंद्र मुर्मू,
और राजीव कुमार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये अरविंद पनगड़िया जी को भारत के 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है। ठीक है, जबकि जो ऋत्विक रंजनम पांडे जी हैं, ये 16वें वित्त आयोग के सचिव होंगे, सेक्रेटरी होंगे। तो चेयरमैन जो होंगे वो अरविंद पनगड़िया और ऋत्विक रंजनम पांडे जी उसके सेक्रेटरी होंगे। और 16वां वित्त आयोग जो है ये 5 साल की अवधि, इसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए रहेगा। 16वें वित्त आयोग के पहले 15वां वित्त आयोग था जिसके अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। और इनकी जो रिकमेंड है, इन्होंने बुलाया है कि राज्यों को केंद्र के विभाज्य कर पूल का 41% हिस्सा देने की सिफारिश की है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और इन्होंने कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो राज्यों को देने की बात की है। तो जो विभाज्य कर पूल है, जो डिविजिबल टैक्स पूल है, उसका 41% देने की सिफारिश की है। इसके अलावा जो और 3 नाम थे, अमिताभ कांत जी ये G20 के शेरपा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है ये भारत के 14वें कैग या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। और राजीव कुमार जी ये भारत के 25वें मुख्य सूचना आयोग, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या CIC है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर वित्त आयोग के बारे में है। ये संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है। तो यहां से एक डेटा और आ जाता है कि ये जो वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है। ये अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल जो है वो निकाय है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। ठीक है, और ये केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने वाली एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, टोटल 5 व्यक्ति होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चित स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की योजना है? नीति आयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये पंचायती राज मंत्रालय ने एक स्वामित्व योजना जो है वो लॉन्च की है। ये स्वामित्व का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका है फुल फॉर्म गांवों का सर्वेक्षण, विलेजेस का क्या करना है, आपको सर्वे करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मानचित्रण या मैपिंग। तो ये तो हुई स्वामित्व योजना, इसका फुल फॉर्म। ये योजना जो है वो पहले 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई थी और ये 9 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है वो लॉन्च की गई थी, जबकि इसको 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है उस दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया और ये फिर 2021 को पूरे भारत में लॉन्च की गई। 2020 को केवल 9 राज्यों में पायलट स्कीम के तौर पर। और इसका उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। ठीक है, और ये योजना 2021 से 25 तक देश के 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो गांव का क्या करना है, मैपिंग करना है। गांव की प्रॉपर्टीज जो है वो उनको मैपिंग करना है, उनका रजिस्ट्रेशन करना है, ताकि जो घोस्ट प्रॉपर्टीज की प्रॉब्लम आती है और जो संपदाओं के जो मालिकाना हक को लेकर विवाद होते हैं उनको क्या किया जा सके, यथाशीघ्र जो है वो साइंटिफिक डेटा के बेसिस पर सॉल्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2024 को भारत के किस राज्य द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये गुजरात में जो है वो 1 जनवरी 2024 को क्या है, सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इस दिन गुजरात के 108 अलग अलग स्थानों पर जो है वो कार्यक्रम किए गए, जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने क्या किया है, इसमें भाग लिया है। ठीक है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये भारत का वर्ष 2024 का पहला रिकॉर्ड है। तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में वर्ष 2024 का भारत का पहला रिकॉर्ड कौन सा दर्ज हुआ है? तो सामूहिक सूर्य नमस्कार का। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताता जा रहा हूं कि क्वेश्चन हमने इस तरह से फ्रेम किया है, उसका जो डिटेल है वो इस तरह से डिजाइन किया है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका आंसर सॉल्व कर सकें। तो आपको क्वेश्चंस का फ्रेमिंग, उनका डेटा कैसा लग रहा है, प्लीज हमें वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपके कमेंट्स जो है वो हमें एनकरेज करेंगे। ठीक है, और ताकि हम जो है वो और अच्छे से आपके लिए कार्य कर सकें। ठीक है, इसके साथ ही यूपी पीसीएस
कि ये प्रीलिम्स और आरओ परीक्षा के लिए और भी जो चैनल पर कंटेंट आ रहा है उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि आपको टाइमली जो है वो कंटेंट मिलता रहे। पिछले बार भी हमने आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया था, इस बार भी हम आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और वैसा कंटेंट है ये टू द पॉइंट है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, और आप लोग मान के चलिए कि आपको परीक्षा में इससे बहुत सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नरेगा भुगतान के लिए आधार आधारित प्रणाली, आधार बेस्ड सिस्टम को अनिवार्य बना दिया गया है। यह योजना कब लागू हुई थी? नरेगा योजना कब लागू हुई थी? 2009, 2008, 2007 और 2006। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, वर्ष 2006 में नरेगा योजना जो है वो चालू की गई थी, और अब 1 जनवरी 2024 से नरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य बनाया गया है। थोड़ी सी डिटेल मनरेगा या नरेगा के बारे में, ये 23 अगस्त 2005 को संसद द्वारा पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ये डेट कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम संशोधित करके मनरेगा कर दिया गया था। इसके नाम के आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है ये इसका नाम हो गया था, मनरेगा कर दिया था। और इस अधिनियम के तहत या इस कानून के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार करने का प्रावधान है। मतलब ग्रामीण परिवार के, एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों का जो है वो मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? आईआईटी रुड़की, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल और इसरो। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये एनएचएआई ने इसरो और इसरो के जो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी हैदराबाद है उसके साथ एक जो है वो समझौता किया है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, एक ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित किया जाएगा। ये इंडेक्स जो है वो उच्च रेजोल्यूशन उपग्रही इमेजरी का उपयोग करके क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और इस इंडेक्स के थ्रू पता चलेगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का जो हरित आवरण है, ठीक है, वो कितना है, कितनी डेंसिटी है ग्रीनरी की, और उसके बेसिस पर जो है वो इंडेक्स प्रिपेयर होगा, उसको ग्रीन कवर इंडेक्स दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा। ये वैज्ञानिक जो है वो डेटा है, साइंटिफिक डेटा है, उसके बेस पर बनेगा, और ये क्या होगा, इजी होगा, बिकॉज इसको जो है वो त्वरित गति से क्या है, संकलित किया जा सकता है, और ये पूरे भारत का, अखिल भारतीय भारत का जो है वो एक क्या करेगा, आपको आंकलन प्रस्तुत करेगा। अगला क्वेश्चन, काले नुनिया चावल जिसे प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी जाना जाता है को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और तमिलनाडु। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो काले नुनिया चावल जिनको प्रिंस ऑफ राइस ही बोला जाता है, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और इनको हाल में जीआई टैग या भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है दिया गया है, जो राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन था उस मिशन के तौर पर इनको दिया गया है। इसके साथ ही जो है पश्चिम बंगाल की सुंदरवन शहद, इसके बाद काला नुनिया चावल, तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियों को जो है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राहत वाणी केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये लखनऊ के लाल बाग में राहत वाणी सेंटर की स्थापना की जाएगी, और उसमें 6 कर्मियों की एक टीम होगी, और इसका उद्देश्य जो है वो आम जनता को संभावित प्राकृतिक आपदाओं के बारे में 30 मिनट से लेकर 1 घंटे पहले तक क्या करना है, सचेत करना है। और ये सचेत कैसे करेंगे, ये इनको सामुदायिक स्तर पर क्या किया जाएगा, एसएमएस अलर्ट, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य माध्यमों से सूचना प्रेषित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, नेशनल सिंबल
घोषित किया है? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और बहरीन। तो सही जवाब ऑप्शन ए, ये किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो घोषित किया है। बात करें अगर हिम तेंदुआ की, तो ये अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत में भी ये पाए जाते हैं और इस तरह एशिया के कुल 12 देशों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हिम तेंदुओं के बारे में जानकारी हो गई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग हासिल हुआ है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये अरुणाचल प्रदेश के अदरक, हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को क्या किया है? जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो किश्तवाड़ा क्षेत्र का केसर है उसको, इसके अलावा पश्मीना शिल्प और उधमपुर की कलारी और अरुणाचल प्रदेश के याकचुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र को भी जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। ठीक है, बाकी कोशिश रहेगी कि क्लास टाइम पे आपको जितने भी जीआई टैग रहे हैं उसकी एक आपको पीडीएफ या वीडियो क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जा सके। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट हो गया और हमने आपको करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण 175 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इसके आगे भी और वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।